हेलो एवरीवन। तो आज हम एक ऐसे शख्स से बात करने वाले हैं जिसने अपने 2 साल में इतनी मेहनत की है और एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जेई मेंस, उसको उसने क्रैक किया था। और आज हम उस शख्स की जो मेहनत की पूरी लाइफ है, हाउ ही एक्चुअली was able to crack JEE mains and end up in a very good college, आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम मिलते हैं हर्षल आगरे से, जो कि विद्या सरिता अकेडमी के वन ऑफ द स्टार स्टूडेंट्स हैं। यस हर्षल, पहले तो मैं आपसे पूछूंगा, आपको कैसा लग रहा है कि आप एक अच्छे कॉलेज में जाके प्लेस हुए, तो उसके बाद आपको कैसा फीलिंग रहा, मतलब फर्स्ट टाइम जब आपने सुना? अभी खुशी तो बहुत हो रही है कि वन ऑफ द ड्रीम कॉलेजेस मुझे मिल गए NIT दिल्ली। तो हर एक बच्चे का बचपन से अपना ड्रीम होता है कि कहीं जाना है, बड़ा कुछ करके दिखाना है दुनिया को। तो वैसे ही मतलब मैं तो स्टार्टिंग से ही था, जेई जैसे स्टार्ट हुई थी कि अभी वन ऑफ द टॉप IITs या फिर NITs में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा तो लाइफ सेट ही हो जाएगी आगे, फिर अच्छे से पढ़ना है 2 साल। तो फिर खुशी तो बहुत हो रही है क्योंकि मैंने जो सोचा था वैसा हो गया। हर्षल, मतलब आप जैसे अपने मेहनत के अब जा रहे थे, तो लाइक आपने 1 साल तो ऑफलाइन थे आप, बट आपने देखा 12th में एकदम से लॉकडाउन हो गया। तो उस पर्टिकुलर पीरियड में आपने कैसे खुद को मोटिवेट रखा? क्योंकि एक तरीका होता है जब टीचर आपके सामने है, आपके फ्रेंड्स आपके साथ में, तो एक वो अलग रेपो रहता है, एक अलग मोमेंटम बना रहता है क्लास में। बट जब आप ऑनलाइन चले गए, तो ऑनलाइन जाके आपने कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा घर पे, किस तरीके से पढ़ाई करें? ये मतलब हर एक बच्चे के जीवन का एक पढ़ाई होगा कि 11th में जैसे ऑफलाइन था, पर जैसे 12th लगा और ऑनलाइन हो गए, तो मेरे जो बाकी दोस्त थे, मतलब जो मेरे एकेडमी में नहीं थे, उनका मैंने देखा कि उनके जो क्लासेस थे वो बंद पड़ गए थे। कभी मतलब स्टार्ट ही नहीं हुए, लगभग 12th के एंडिंग में जब एग्जाम आने वाले थे तब स्टार्ट हुए। पर हम मेरे एकेडमी में तो वैसा हुआ नहीं बिल्कुल। हमारे जैसे लॉकडाउन लगा, पहला दिन बस ब्रेक था, दूसरे दिन से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए। मतलब हमारे विद्या सरिता जो एकेडमी है उसके टेक्निकल टीम इतना स्ट्रांग है कि हमें छुट्टी ही नहीं मिली बिल्कुल। हमारे क्लासेस में से चलते रहे थे और उल्टा ऑफलाइन से ऑनलाइन में ज़्यादा कस कर पढ़ाई हुई हमारी ज़्यादातर, क्योंकि क्लासेस चलती थी सुबह 9 से 5 तक। और उसके आप देखेंगे कि 3 बड़े एनिमीज थे आपके सामने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो जनरली क्लास 10 तक हम देखते हैं तो साइंस के अंदर ही आ जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एक सेपरेट सब्जेक्ट रहता है। बट जब आप 11th और 12th में आए तो आपने देखा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ऑल्दो 3 एंटिटीज़ हो गई जिस पर आप फोकस कर रहे थे। तो कैसे आपने मतलब इंडिविजुअली कैसे एक सब्जेक्ट को आप डील कर रहे थे? फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री के बारे में बोले तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारा फिजिकल लिया गया था। तो फिजिकल रिलेटेड थोड़ा मैथ्स से होता है और थोड़ा फिजिकल टाइप कॉन्सेप्ट होते हैं, तो फिर वो इजीली हो गया क्योंकि मैथ्स हमारा स्ट्रॉन्ग था पहले से 10th में। तो मुझे 10th में मैथ्स में आ गए थे 100 मार्क्स आ गए थे, तो मुझे इंटरेस्ट था पहले। तो मैथमेटिकल था, फिजिकल, और जो सर कॉन्सेप्ट वगैरह सिखाते थे उससे रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन आते थे। और जो बुक्स करता था मैं, जो विद्या सरिता में मटेरियल देते थे और नरेंद्र राव करके बुक था फिजिकल का, उसको सॉल्व कर देते हैं, फिर अच्छे से हो जाता है। फिजिकल तो इजीली हो जाता है। फिर मेन टॉपिक आता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। तो ज़्यादातर बच्चों को मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आता है क्योंकि बहुत सारा रखा चीज़ होता है। वैसा नहीं है उल्टा, मैं अगर बोलूँ तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है पढ़ने के लिए भी। और इनऑर्गेनिक में जो मेन टॉपिक होते हैं जैसे पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और प्रोडक्ट एक्शन वगैरह, ये 3-4 टॉपिक जो होते हैं स्टार्टिंग में, वो अगर अच्छे से हो गए ना तो पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजीली हो जाता है। बुक्स अगर बोले तो फिर उसके लिए NCERT के बारे में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि JMS में तो पूरा NCERT आता है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इस साल देखे होंगे, तो हर एक क्वेश्चन में छाछ से मतलब हर एक टॉपिक के ऊपर कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप बुक को कितना अच्छे से रीड कर पाते हो, कितना कॉन्सेप्ट ग्रास्प करते हो, उसके ऊपर है। ये 3-4 टॉपिक्स है ना जो मैंने स्टार्टिंग में बोले, वो अगर अच्छे से हो गए, जो कि सर ने बहुत अच्छे से लिए थे डीप में, 1-1 महीना दिया था इन चैप्टर्स को, क्योंकि सर बोले थे कि ये अगर 4 चैप्टर हो गए आपके मेन, तो फिर उससे इसके बाद कुछ नहीं आएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको मतलब अच्छा आएगा, मजा भी आएगा उसको पढ़ने में। तो फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उससे हो गया मेरा। फिर NCERT अच्छे से पढ़ा था, उसकी रिवीजन कितनी बार करते हो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। हाँ, मतलब कितनी बार रिवीजन आप करते थे? लाइक अगर जैसे कि हम देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में स्टूडेंट्स बोलते हैं बहुत रटना पड़ता है, तो आप कितना टाइम स्पेंड करते थे या कितनी बार, हाँ फ्रीक्वेंसी क्या रहती थी आपकी रिवीजन? वैसे ये मेन की कुछ बच्चे प्रिपेयर करते हैं वैसे शाम को पढ़ना, मतलब रात को या फिर कुछ सुबह। तो सर ने बोला था मुझे कि सुबह ही पढ़ा करो, क्योंकि सुबह जो भी मतलब पढ़ते तो फिर याद रहते। तो फिर मैं ये करता था, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादातर लॉकडाउन के वक्त हुआ था ना सुबह, तो फिर मैं 4 बजे उठता था, एक पर्टिकुलर चैप्टर लेता था। मान लो आज P ब्लॉक का ग्रुप 15-16 हो गया, तो 2 घंटे बैठना है, उसको अच्छे से ग्रास्प करना है, पढ़ना है। फिर 2 घंटे पढ़ता था 6 बजे तक, उसके बाद हो गया। फिर उसको चाहे तो फिर सो ही लेता था आधा 1 घंटा। मेन बात यह कि सुबह पढ़ के जो ग्रास्प होता है ना अच्छे से, उतना अच्छा नींद मतलब रात में नहीं होता ऐसा है। तो मुझे सर ने अच्छे से बताया, तो फिर उसका मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो। और रिवीजन का बोले तो हर एक पेपर के पहले मतलब ऐसा बता नहीं सकता मैं काउंट, पर बहुत भारी बात करती हूँ, बहुत बार
तो मतलब रिपीटिशन इज द की टू बिल्कुल, सक्सेस, बिल्कुल। व्हाट वी कैन से टू आवर Organic ऑडियंस chemistry के लिए। कि आप, और सुबह का टाइम बहुत अच्छा है पढ़ाई के लिए, क्योंकि सुबह हम जो चीज़ पढ़ते हैं वो सारी की सारी चीज़ हमारे माइंड में सेटल अप हो जाती है। दैट इज़ एक्चुअली वेरी फाइन, दैट इज़ नाइस एक्चुअली। अच्छा, फिर जैसे केमिस्ट्री जब आपने बताया, तो फिजिक्स में जैसे कई सारे लॉजिक्स रहते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, तो इसको आप कैसे डील करते थे? हाँ, कि किस तरीके से आपके मतलब क्वेश्चंस, फैक्टर्स, इसको कैसे ले लिया? फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो सर पहले जो क्लास में कॉन्सेप्ट वगैरह सिखाएंगे उसको 100% फोकस से उसके ऊपर ध्यान देना है। मतलब ऐसा नहीं कि सर पढ़ रहे तो बाद में देखने के वगैरह, ऐसा नहीं। 100% जो क्लास में रहेगा आपका फोकस, अगर किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हुए तो फिर आपको 100% वो ग्रास्प भी हो जाएगा। अगर डाउट्स भी आए तो ऑन द स्पॉट ही पूछा करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बात के लिए रख देंगे। और क्या हो जाता है अगर आप ऐसा रखे मतलब मन में कि आप बाद में पूछ लेंगे, तो ऐसा होता नहीं। कभी कभी आपको ही काम आ जाए, कुछ अलग से लोड हो, वर्कलोड, तो फिर आप नहीं पूछ पाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लास में ही सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। मेन बात यह कि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगी तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। मेन बात ये, अगर कॉन्सेप्ट ग्रास्प होगी तो फिर हो जाता है। तो फिजिक्स में कंसेप्ट क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला हर्षल ने कि हमारा बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। कि जब हमारा बैकलॉग रहता है, बैकलॉग मतलब हमारे डाउट्स है तो रहेंगे, तो डाउट्स परसिस्ट करते रहते हैं हमारे साथ, और फिर वो एक साथ साथ बढ़ते बहुत बढ़ जाते हैं। फिर हम उसका जो वैल्यू है वो भी उस पर्टिकुलर पॉइंट जब पूछना चाहिए था तब अगर नहीं पूछे जाए तो उसकी वैल्यू भी चेंज खत्म हो जाती है, राइट। तो फिर जब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो आप कैसे मतलब मैथमेटिक्स में क्या कोई डिफरेंट बुक्स रेफर करते थे, किस तरीके से, कैसे स्ट्रक्चर रहता था आपका मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस? स्टार्टिंग में तो जो मटेरियल देते थे क्लास में हमें, वही मैं सॉल्व करता था। उससे मतलब बेसिक से हाई लेवल तक के क्वेश्चन हो जाते थे। फिर उसके बाद एडवांस की बात करें तो फिर सिंगेज जो एक बुक था, सिंगेज का मतलब स्पेशलिटी में बताऊँ तो हमें कैसे दिया गया था सिंगेज बुक तो था ही पहले। तो जो आंसर की होती है बस मतलब फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन है करके, पर नीचे सॉल्यूशन भी होती है कैसे सॉल्व किया गया। तो हमें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट था कि वो मत देखो करो, मतलब खुद से सॉल्व करो। भले एक क्वेश्चन को 15 मिनट, भले 1 घंटा ही क्यों ना जाए एक क्वेश्चन को। बेसिकली स्टार्टिंग में जब करते थे इतना दे ही सकते, इतना भी दो, पर आप खुद से मन से सॉल्व करो कि 100% आप कितना मतलब ओवर थिंकिंग कर सकते हो कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, टैकल करना है, उसकी प्रैक्टिस उधर से होगी। मतलब वो सबसे अच्छा मन था, क्योंकि मुझे अगर अभी भी कोई अगर क्वेश्चन पूछे कैलकुलस का, मैंने विदाउट सॉल्यूशन देके किया था, तो मतलब अभी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। वो इतना अच्छे से प्रैक्टिस हो चुका है। तो वो एक मेथड थी बहुत ही अच्छी। और बुक तो सिंगेज ये एडवांस के लिए इनफ बुक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए जरूरत। और फिर मैथ्स तो प्रैक्टिस के ऊपर ही है। फिर डाउट्स अगर आए भी नहीं तो डाउट्स पूछो सर से, क्लियर करो। और ऑन द स्पॉट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि बात क्लियर रखा तो फिर बाद में तो कभी होता ही नहीं, वो तो ही बैकलॉग। तो सही बात। तो मैथ्स में हम जैसे सोच सकते हैं कि प्रैक्टिस बहुत करना ज़रूरी है, और बेसिक टू एडवांस हैं तो इट इज़ बेस्ट। अच्छा हर्षल, मैं एक पूछना चाहता कि आपसे कि जब डाउट्स आते थे तो आप डाउट्स जब आपके क्लियर होते तो डाउट्स को आप कैसे हैंडल करते थे कि आके हाँ डाउट्स आपको क्लियर हो गए, फिर उसके बाद उसका कितना रिपीटिशन रिक्वायर्ड होता था, किस तरीके से आप डाउट्स को अपना परफेक्ट बना देते? हाँ, ये एक मेन बात है कि अगर डाउट्स आता है हमें तो वो क्वेश्चन, पहली बात तो ये होती है कि वो जो डाउट है वो क्वेश्चन क्यों सॉल्व हो। या तो आउट ऑफ द बॉक्स मतलब क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगाई थी वो तो आप सीखे नहीं, या फिर उसमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हुई है कि आपने कभी ऐसा देखा नहीं क्वेश्चन, तो वो मेन मतलब स्टार वाले क्वेश्चन होते हैं कि वो क्वेश्चन आपको देखने चाहिए बार बार, क्योंकि वैसे आपसे थिंकिंग इंप्रूवमेंट होती है कि उस टाइप का क्वेश्चन आया तो हो जाएगा सॉल्व। क्योंकि जो भी प्रैक्टिस के ऊपर, अभी वो जो क्वेश्चन देखा पहले तो मैं क्या करता था कि नोट डाउन कर लेता वो क्वेश्चन, फिर एक स्पेशल बुक बनी थी कि मैं न्यू कॉन्सेप्ट जो भी सीखूंगा जो भी क्वेश्चन से, तो वो बुक में लिखता था। और फिर वीकली बेसिस पे उसको रिवाइज करता था कि देखो मैंने ये क्वेश्चन नहीं सीखी थी तो ऐसे एक क्वेश्चन सॉल्व किया था वगैरह वगैरह। तो फिर मजा भी आता था रिविजन करने में कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, फिर सर ने सॉल्व करके दिया था, मुझे आया नहीं, फिर अगली बार ऐसा नहीं होगा। तो वही था, मैंने एक बुक बनाई थी, उससे मैं रिवाइज कर था वीकली बेसिस पे नए कॉन्सेप्ट को। मतलब क्वेश्चन बेसिकली नई कॉन्सेप्ट भी होती है या फिर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, वो अगर ग्रास्प कर ले एक बार तो फिर मजा आता है। Yes, that's perfect। मतलब एक रिकॉर्ड होना चाहिए, वो जो हम सोच रहे हैं कि हम जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ नई चीज़ें मिल रही है तो हमें एक रिकॉर्ड बनना चाहिए जिससे हम उसको बार बार देख सकें, तभी वो हमारे दिमाग में बैठेगी। तो हर्षल लाइक अभी आप देखेंगे कि जेई मेंस, जेई एडवांस, बोर्ड्स, जब आप 12th के पास आ रहे थे, जब 12th एग्जाम्स पास आने वाले थे, तो बोर्ड्स भी है और कॉलेज से भी प्रेशर है आपके ऊपर। सो आप कैसे मैनेज करते थे इन सबको? तो प्रैक्टिकल्स भी लिखने होते थे। हाँ, प्रैक्टिकल्स भी लिखने होते थे। तो कैसे मैनेज करते थे? स्टार्टिंग में तो हुआ था कि 11th क्लास में जो सेमेस्टर वगैरह आते थे, मेन फोकस था जेई पर ही था मेन फोकस, पर बोर्ड्स भी करने पड़ते थे क्योंकि बोर्ड्स का प्रैक्टिकल वगैरह लिखने के लिए आते थे। फिर बोर्ड्स के लिए पढ़ाई, सेमेस्टर, प्रीलिम्स वगैरह होते थे। तो फिर
मेन तो पहले जेई मेंस के लिए पढ़ता था, फिर अगर मान लो अभी यूनिट टेस्ट आने वाली है तो हफ्ते भर पहले बोलते थे सर यूनिट टेस्ट आते थे, फिर मैं करता जो दिन भर में मेरा शेड्यूल था उसमें 2 घंटे निकाल के रखता था कि बोर्ड का पढ़ने करके, फिर उसके लिए पढ़ता था। अगर टेस्ट हो गई सेमेस्टर वगैरह तो हो जाता, क्योंकि जेई मेंस का अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो फिर बोर्ड्स के लिए कॉन्सेप्ट वही लगना है, बस आपको लिखना आना चाहिए, एक्सप्रेस करना आना चाहिए। जो भी मैथमेटिकल में वो स्टेटमेंट्स वगैरह जो लिखना चाहिए, फिर थ्योरम वो आपको लिखनी आनी चाहिए, उसके लिए बस 2 घंटे देता था मैं, जो भी हफ्ते भर पहले टेस्ट के होगा, तो फिर उससे कवर हो जाता था मेरा, क्योंकि मेंस के लिए मैं अच्छे से पढ़ ही रहा था, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस था ही, तो फिर बस लिखना कैसे हो सीख गया तो फिर काम हो जाता था बोर्ड के लिए। ऐसा हुआ, वैसे प्रिपेयर तो था ही मैं, अगर होता तो भी अच्छे से मार्क्स आ जाते, क्योंकि एकेडमी में अच्छे से प्रैक्टिस करवाई ली थी, बोर्ड्स के साथ साथ मतलब जेई मेंस के साथ साथ बोर्ड्स के जो पेपर्स थे प्रीवियस ईयर के वो भी डाले थे, तो अच्छे से हो गया था। तो बेसिकली अगर आपके मेंस या फिर अगर कंसेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो बोर्ड्स में जो हम सोच रहे हैं कि बोर्ड्स के लिए पढ़ना है बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो जाती, क्योंकि आपके कंसेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हैं, तो इट टेक्स वेरी लेस एंडेवर, बस लिखना आना चाहिए, एक्सप्रेस करना आना चाहिए, तो आप बोर्ड्स का भी कर सकते हैं। अच्छा हर्षल, ये जैसे जेई मेंस है एडवांस और एक सीईटी जो कि महाराष्ट्र में वो काफ़ी पॉपुलर रहता है, तो उसके लिए आपने कैसे स्पेसिफिक क्या कुछ प्रिपरेशन किया, किस तरीके से किया सीईटी? जेई मेंस के लिए तो ज़्यादा फोकस था ही जेई मेंस एडवांस के लिए, तो सीईटी का भी बोलूँ तो फिर हमारे वीकली बेसिस पे जो थे जेई मेंस के एग्जाम होते थे, फिर लास्ट में जब सीईटी आने वाला था तो 6 महीने पहले तो उस समय पे हमारे एकेडमी में सीईटी के भी मतलब पेपर कर दिए थे स्टार्ट, ये हफ्ते में एक जेई मेंस का पेपर होता था, एक सीईटी का पेपर होता था और ग्रैंड में एक एडवांस पेपर होता था, ऐसा था। तो एकेडमी से ही मतलब सीईटी का प्रिपरेशन हो रहा था, और सीईटी के लिए जो सिलेबस होता है वो 12 से अलग नहीं होता, मतलब जो जेई मेंस का सिलेबस है उससे होता है, तो जेई मेंस का अगर अच्छे से प्रैक्टिस है तो फिर सीईटी इजीली हो जाता है, बेसिकली क्रैक हो जाता है, वो क्वेश्चन थोड़ी सी लेवल कम होती है बस जेई मेंस से सीईटी की, तो इजीली हो जाते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होती है, जैसे पहले बता चुका हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कोई भी एग्जाम टफ नहीं है, हो जाती है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपको सीईटी के लिए एक्सक्लूसिवली प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, अगर आप जेई मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली सीईटी का प्रिपरेशन उसके अंदर ही हो जाता है। हाउ वाज योर लाइफ एट विद्या सरिता अकेडमी? तो कैसा आपका शेड्यूल रहता था पूरे दिन का? तो शेड्यूल सुबह स्टार्ट होता था 6 बजे से, 6 बजे से पहले उठना, फिर 8 बजे जो है नाश्ता मिलता था मेस में, क्योंकि पता ही विद्या सरिता अकेडमी इंटीग्रेटेड अकेडमी है, तो सारी फैसिलिटीज मेस की फैसिलिटी, हॉस्टल और जो क्लासेस वगैरह वो एक साथ होती है, तो फिर 8 बजे मेस में जाते थे हम, खाके फिर 8:30 बजे खा के ऊपर आ जाते थे मतलब रूम पे, फिर उसके बाद 9 बजे क्लासेस स्टार्ट होती थी, तो 9 बजे से 1:30 बजे तक कंटिन्यूस क्लासेस चलती थी, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसे शेड्यूल मतलब था ही, 1.5 घंटे एक क्लास होती थी, फिर 1:30 बजे दोपहर का ये मिलता था, लंच होता था 1:30 बजे, फिर 1:30 बजे से 2-2:30 बजे तक ब्रेक होता था, फिर 2:30 से 3:30 तक फिर से क्लासेस चलती थी, फिर 3:30 बजे के बाद सेल्फ स्टडी के लिए टाइम था, क्योंकि हमसे क्या होता है सेल्फ स्टडी करवा के ही लेते हैं इधर एकेडमी में, ऐसा नहीं कि कोई बच्चा बाहर जाएगा या फिर स्टडी नहीं करेगा, नहीं करवा के लेते, ये अच्छी बात है मुझे लगता है कि 3:30 से सेल्फ स्टडी 7:30 बजे तक, फिर 7:30 से 8 तक ब्रेक, 8 से 8:30 फिर आप खाइए डिनर, फिर 8:30 के बाद फिर से सेल्फ स्टडी स्टार्ट होती थी 11 बजे तक, मतलब 11 बजे तक चलती थी, तो मतलब ऐसे टाइट शेड्यूल था हमारा कि स्टडी करवा के लेते, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर बाहर भी जाना चाहिए तो ऐसा नहीं, स्टडी करवा के लेंगे, ऐसा नहीं कि स्टडी से भागने, ये अच्छी बात है, ऐसा लगता है। तो बेसिकली स्पेसिफिक स्टडी स्लॉट्स थे जिसमें बच्चा आराम से पढ़ सकता है, आराम से मतलब वो मोटिवेटेड फील करता है, क्योंकि इसके साथ साथ और लोग भी पढ़ रहे हैं, अगर इंटरेस्टेड भी नहीं है तो भी मोटिवेट होकर और लोगों को देख के पढ़ सकता है। ये मेन बात है कि कम्प्यूटर एनवायरनमेंट रहता है, तो फिर अगर दूसरा बच्चा पढ़ते हुए देख लिया तो दैट्स करेक्ट एक्चुअली। तो फिर आप जब लाइक कई बार पढ़ाई से उब जाते हैं हम, तो उस समय क्या क्या कुछ कैसे फैसिलिटीज़ रहती थी, आप किस तरह से रिक्रिएशन कैसे करते थे? ऐसे कि सर भी हमें बोलते हैं कि अगर बहुत बार आप मतलब बहुत देर से आप पढ़ रहे हैं तो फिर आपको उब जाएंगे ना, तो हमें क्या होता था कि खेलने के लिए हर रोज मिलता था कि 1 घंटा 3 से 4 जो टाइम स्पेसिफिक रहता था, इस टाइम में बच्चे कुछ भी खेल सकते हैं, क्योंकि जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है यहाँ पे हमारे एकेडमी में तो बहुत सारी की सारी मतलब लगभग सब कुछ, कि बैडमिंटन खेलना तो बैडमिंटन खेलो, फुटबॉल है, क्रिकेट है और बाकी जो भी चाहिए, तो अगर आप बस सर से बोलो जैसे कैरम है, चेस है, ये भी सब फैसिलिटीज इधर अवेलेबल है, तो अगर आपको कुछ चाहिए भी हो तो सर से बोलोगे एक बार तो फिर सर आपके लिए ला के दे देंगे, ऐसा होता है। तो फिर रिक्रिएशन अच्छे से होता है, दोस्तों के साथ वही दोस्ती और ज़्यादा बढ़ती है, फिर खेलने में मजा भी आता है, ऐसे होता है, और बॉन्डिंग वगैरह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इससे, वही अच्छा था, क्योंकि इससे मदद हुई कि माइंड सेट जो होता है रिलैक्सिंग माइंड सेट रहने के लिए। कैसा रहा आपका मतलब हाँ खाने की फैसिलिटीज, मेस की फैसिलिटीज कैसी थी? जैसे अभी जो 10th के बाद 11th में मैं पहली बार हॉस्टल आया था, तो फिर मुझे इतना भी ज़्यादा पता नहीं था, तो फिर अगर मैं स्टार्टिंग में हॉस्टल में जो पहले दिन खाने आया था तो फिर स्वीट वगैरह बना था, खीर वगैरह बनी थी, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा था मुझे, मतलब इतना अच्छा खाना मिलता है ये मुझे पता ही नहीं था हॉस्टल में इतना अच्छा खाना मिलेगा करके, मतलब कुछ ज़्यादा अच्छा था, एक्सपेक्टेशन के अबव था, जो मैंने वीडियोज वगैरह देखे थे कि हॉस्टल में इसके कैसा फूड होता है,
तो उससे कंपेरिजन तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। और मैंने अगर सीनियर से भी बात की थी, मैंने कुछ रिपीटर्स वगैरह थे हमारे एकेडमी में, तो बोले कि इस एकेडमी में खाना मतलब वो बाहर भी रह चुके हैं ना दूसरे एकेडमी में, तो बोले कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, मतलब इतना अच्छा खाना नहीं मिलता बाकी मेस में। जैसे कि होता है ना कि दाल वगैरह जैसे पानी होता है वगैरह, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसे कि वैराइटीज़ की बात करें तो हमें सब कुछ मिलता था, वड़ा पाव मिलता था, समोसा, फिर इडली बोले तो मतलब मिसल पाव, सब कुछ इंडियन वैरायटी का हर कुछ मिलता था। फिर चपाती भाजी, फिर जो भी चाहिए, अगर आपको कुछ आइटम चाहिए तो एक बार राशिका सर से कंसल्ट कर दिए, फिर सर आपके लिए वो भी ला देंगे। फिर हर संडे को फीस्ट वगैरह होती थी बड़ी, मतलब स्वीट, उसमें जलेबी, खीर और अलग अलग थे, जैसे कि कैरेमल का खीर वगैरह, मतलब हर अलग अलग वैरायटी का टाइप। तो ये सबसे अच्छी बात है कि इतना अच्छा खाना मतलब नहीं मिल सकता बाहर में, इसमें अफोर्डेबल प्राइस में, मतलब बहुत अच्छा था। तो मैं खाने से कभी मतलब मुझे कभी कंप्लेन नहीं हुई, और मैंने सर से कभी बोला भी नहीं कि बाकी बच्चे कभी भी बोलते थे कि ये चाहिए वो चाहिए, तो फिर सर लाते थे, पर मज़ा भी आता था खाने, मतलब बहुत अच्छा खाना था। तो खाना काफ़ी अच्छा है विद्यासिद्धा अकेडमी में। अच्छा हर्षल, कई बार ऐसा भी हुआ होगा सिचुएशन लाइफ में, लाइक आपको जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, हो सकता है कई बार अप टू मार्क नहीं रहेंगे, तो उस टाइम पे आप कैसे अपने गोल पे ओरिएंटेड रहते थे, रेदर देन फोकसिंग टू मच ऑन दी आउटसाइड एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं उनमें ना फोकस करते हुए कि क्यों मैं जिस पर्पज़ के लिए आप अकेडमी में आए थे, किस तरीके से आप अपने गोल पे ओरिएंटेड रहते थे? हाँ, वो भी कि अगर एकेडमी आए तो फिर जैसे कि बोले ना कि बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दे रहे हैं, तो फिर कुछ बच्चे कंप्लेन करते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए। ऐसा नहीं है, मतलब मेरे माइंड में फिक्स था ये टारगेट कि मुझे यहाँ पे आया हूँ, मेन बात ये है कि जेईई क्रैक करनी है, अपने पेरेंट्स का सपना है। और सर से जब मैं कंसल्ट कर दिया तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी एकेडमी में हर एक टीचर मतलब मेरी फैमिली का पार्ट ही है एक, तो उनसे भी कुछ ज़्यादा अपेक्षा थी उनको मुझसे। तो वो एक टारगेट था कि बहुत सारे लोगों को अपेक्षा है मुझसे, तो अच्छा करना है जेईई के लिए, बस उसके लिए पढ़ना है। एक्सटर्नल चीज़ें को ठीक है अच्छे से था, मतलब पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं था कि मेरा जो स्टडीज़ है उसको अफेक्ट कर पाए वो, क्योंकि मैं स्टडी ओरिएंटेड रहता था। सर से हमेशा बात करता था मैं कि उससे मुझे खूब ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था, फिर मैं फिर से स्टडीज़ के लिए ज़्यादा हार्ड वर्क देता था। ऐसा ही था कि मतलब जो पेरेंटल फीलिंग होती है ना, वो मुझे टीचर से मिलती थी यहाँ पे, तो हर वक्त मोटिवेटेड रहता था, फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाए स्टडी से। तो बेसिकली टीचर्स आपके लिए फ्रेंड्स और एक इमोशनल सपोर्ट आपको काफ़ी मिला है।